अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब मंशा। नाजरीन, एक तरफ सियासी जमातों के दावे और वादे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं तो आपको ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गुज़िश्ता 13 सालों से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार का हिस्सा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को देखते हैं, बिलखसूस आप दहशतगर्दी जैसे वाक़यात देखते हैं, तो एक हमें नज़र आता है कि आखिर क्यों तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं हो पा रही। फिर हम तहरीक इंसाफ हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स देखते हैं। अलीमा खान साहब का एक अपना मौक़िफ़ है, बैरिस्टर गौहर कुछ और कह रहे होते हैं, सलमान अकरम राजा कुछ और कह रहे होते हैं, सूबाई हुकूमत का एक अलग मौक़िफ़ है। तो क्या वजह है कि ये तमाम मौक़िफ़ मिलकर, चारों फ़िरक़ैन मिलकर एक मौक़िफ़ क्यों नहीं अपना लेते? दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और 9 मई से लेकर आज तक दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात हुए खैबर के अंदर, और इसमें हमने देखा कि पुलिस एंड आर इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के कई एहलकार जो है वो शहीद हुए। दहशतगर्दी के पीछे कौन है? दहशतगर्दी की रोकथाम कैसे मुमकिन है? हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब शफ़ी जान साहब। शफ़ी भाई, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। आप बताइएगा कि 13 साल से तकरीबन तहरीक इंसाफ हुकूमत का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज भी हेल्थ एंड एजुकेशन को जब देखा जाता है, बिलखसूस जब हम एक आम सी जो है वो टर्म है कि कोहार्ट से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कोहार्ट में अगर किसी को कोई इशू होता है तो उसे कह दिया जाता है कि रेफर टू पेशावर। तो क्या वजह कि वो मिसाली सूबा क्यों नहीं बन सका? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो हम तीसरी दफ़ा वहाँ पे हुकूमत में हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर हमारी परफॉर्मेंस ना होती तो हम हुकूमत में ना होते, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की एक तारीख़ है कि वहाँ पे किसी पार्टी ने दूसरी दफ़ा हुकूमत नहीं की। 2002 में MMA की गवर्नमेंट थी, 8 में ANP की गवर्नमेंट थी, 13 में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कायम हुई, फिर 13 में हमारी 35 सीटें थी, फिर 18 में हमारी सीटें 62 हो गई और आज हम 92 सीटों के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ न कुछ परफॉर्मेंस हो रही है, तो लोगों का एतमाद हमारे ऊपर बहाल है। आपने हेल्थ की बात की, आपने एजुकेशन की बात की। देखिए, मैं तो बारहा इन तमाम लोगों को चैलेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आए एक शो करते हैं, एक ऑडियंस बेस्ड शो करते हैं जहाँ पे हम खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस जो हमारी 12 साल की है वो ले आता हूँ, पंजाब अपनी परफॉर्मेंस लेके आए, सिंध अपनी परफॉर्मेंस लेके आए। हम इनसे कई गुना आगे हैं। वो अलग बात है कि उस चीज़ की प्रोजेक्शन नहीं हुई। अब इस बार तो इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो प्रायोरिटी है। इमरान खान साहब की रिहाई को लेके हमारा कारकुन बड़ा जज्बाती है और हमें रिहाई का वोट पड़ा है, तो वो तहरीक की प्रोजेक्शन ज़्यादा है। वहाँ पे गवर्नेंस पे जो इकदाम हो रहे हैं उसकी इतनी प्रोजेक्शन नहीं हो रही। अब उस पर हम काम कर रहे हैं, उसकी प्रोजेक्शन पे। देखिए, आप इससे कंपेयर कर लें कि हमारे पास इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 34 यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारी आबादी 4.5 करोड़ है। आपने एजुकेशन की बात की, पंजाब की आबादी 12.5 करोड़ है, उनके पास हमसे कम यूनिवर्सिटियाँ हैं। हमारे पास 320 डिग्री कॉलेजेस हैं। यानी आप कह रहे हैं कि हेल्थ एंड एजुकेशन में पंजाब के कंपैरिजन में खैबर आगे है? जी बिल्कुल आगे है, क्योंकि अब अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें तो हमारे पास ज़्यादा है, हमारी आबादी उनसे कम है। फिर NFC शेयर में उनको ज़्यादा शेयर मिलता है आबादी के तनासब से। लेट्स इस वक्त 51% NFC का शेयर पंजाब को जाता है और बाकी 49% 3 सूबों में डिवाइड होता है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 14% है। फिर अगर आप हेल्थ की बजट की बात करें, जब हम आए थे तो उस टाइम हेल्थ का बजट था 30 अरब, इस साल 275 अरब है। 80 अरब रुपए हमने 2 सालों में सिर्फ सेहत कार्ड पे इन्वेस्ट किए, अपने लोगों पे इन्वेस्ट किए। आज खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी के जेब में 10 लाख रुपए है। अल्लाह ना करे कोई बड़ी ना बड़ी बीमारी हो, पाकिस्तान के किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल से वो फ्री इलाज करा सकता है। ये वो इनकलाबी इकदाम थे जो हमने इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक अपनाए और वहाँ पे इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी सूदमंद साबित हुए। कौन से हॉस्पिटल्स, आप कोई नाम बताएंगे? क्या आपने बताएं कि खैबर में ये हॉस्पिटल्स हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप जाएं विजिट करें? कोई ऐसे? देखिए, LRH हमें जिस कंडीशन में मिला था उसकी बेड कैपेसिटी क्या थी और आज क्या है। फिर HMC हमें जिस कंडीशन में मिला था, आज वो एक पूरी मेडिकल कम्प्लेक्स और मेडिकल सिटी के बिल्कुल चेंज हो चुका है। फिर अब हमने पैराप्लेजिक नया हॉस्पिटल बनाया, PIC, जो कि कमाल उसके जो वहाँ पे जो केसेस हो रहे हैं हार्ट सर्जरीज़ के, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहे, कई आर्टिकल उस पर आ चुके हैं। फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमने नया बनाया, फिर सवाबी में हमने एक नया हॉस्पिटल बनाया, मर्दान में बनाया। अब हम 5000 बेड का एक नई मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं पेशावर में, जो कि फ़ेज़ वाइज होगा। 1000 बेड का कोहार्ट में मेरे हल्के में हॉस्पिटल बन रहा है, 1000 बेड का हम मालाकंड में बना रहे हैं,
जो कोहाट का बनेगा वो साउथ रीजन को पूरा उससे फैसिलिटेट होंगे। फिर अगर मालाकंड में पूरा रीजन उससे फैसिलिटेट होगा। तो हमारी सक्सेस स्टोरियाँ काफ़ी सारे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस चीज़ों को प्रोजेक्शन नहीं मिली। अभी भी अगर आप देख लें, मैंने इससे पहले एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, आप एक सेक्टर आप बताएं, उसमें हम आपको अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे, फिर उस परफॉर्मेंस को आप दीगर सूबों से कंपेयर करें। एक ग्राउंड पर भी शफी भाई नजर आता है ना, जैसे आप पंजाब में ट्रैवल करते हैं तो आपको नजर आता है कि सेंट्रल पंजाब में जी हाँ जी साफ सुथरा पंजाब ये कर रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम जब पेशावर गया तो मेरे लिए ये बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेट था कि मैं एक तरफ जब देखता था कि हाँ जी सिंध के अंदर हुकूमत है पीपल्स पार्टी के इतने सालों से, वहाँ भी जब आप दाखिल होते हैं तो शहर में एक होता है ना कि फर्स्ट प्रेजेंस अपीयरेंस के शहर आपको कैसे वेलकम कर रहा है। मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ, मैं अभी कोहाट की या कोई नहीं, एक शहर जो है वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, या आप एक लाहौर को दिखा के आप पूरे पंजाब को क्लेम नहीं कर सकते। लाहौर में भी तो 4 जगह इन्होंने बेहतरीन बनाए हैं जहाँ से इनका आना जाना है। जाती उमरा हो गया, गुलबर्ग हो गया, सेंट्रल पंजाब आप देख लें, मॉडल टाउन हो गया, जो इनके आने जाने की एरियाज़ है उन पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। या चले लाहौर को पूरा डाल लें, एक लाहौर को आप फिर सदर्न पंजाब देख लें, वहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप तोनसा शरीफ का भी जो केस आया है कि वहाँ पे एक सिरिंज से 32 लोगों को इंजेक्शन लगाया गया और HIV फैला है, उसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है। बात बड़ी वाज़े है कि देखिए, पहले तो हमारा नारा जो था वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हम ग्राउंड पे डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। अभी हम 200 अरब का पैकेज पेशावर को दे रहे हैं, और 200 अरब के पैकेज से इंशाल्लाह लाहौर से बेहतर पेशावर होगा। फिर इसके साथ साथ आप हमारे बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मर्दान देख लें, चारसदा देख लें, या फिर इवन सदर्न रीजन देख लें, तो तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है, तमाम सेक्टर्स पे हमने काम किया है। एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़म, हर चीज़ पे हमने काम किया है। अच्छा, जैसे आप शफ़ी बता रहे थे कि इस वक्त आपकी प्रायोरिटी इमरान खान की रिहाई है, तो आप क्या समझते हैं कि बानी की रिहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो आवाम है KPK की उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, हमें वोट जो था वो रिहाई का पड़ा है। मैं जब अपनी कंपेन करता था, या बाकी जुनैद अकबर ख़ान साहब, सोहेल अफरीदी साहब, मीना खान साहब, शाहिद खटक साहब, या बाकी जितने हमारे लीडर्स हैं, जब भी कंपेन हो रही थी तो तमाम कंपेन हमारी जो थी वो इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक थी। और लोगों ने वोट भी हमें इसलिए दिया कि इस वोट से वो इमरान खान साहब को रिहा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो गोल्स हम अचीव नहीं कर पाए। गवर्नेंस भी हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन प्राइमरी प्रायोरिटी खान साहब की रिहाई। अच्छा, ये गोल आप क्यों नहीं अचीव कर पाए? क्योंकि इससे पहले जब अली मीन गंडापुर थे, पहले तो मुलाकातें भी हो रही थी, अब मुलाकातें भी नहीं हो पा रही, तो सही तरह से अदालतों में भी हम देख रहे हैं कि वो एक नाकामी का सामना है। तो वजह क्या है इस नाकामी? ये जो जंग है ना, ये बहुत बड़ी जंग है। ये एक सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग है, ये जमहूरियत की जंग है, मैं इसको कहता हूँ। जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल होगी, जितनी बड़ी आपका गोल होगा, उतनी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान में कानून भी मुअत्तल है, आइन भी मुअत्तल है। फिर जब जिस जगह पे आइन और कानून ही मुअत्तल हो तो वहाँ पे ये जंग और मुश्किल हो जाती है। हमने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा, अदालतों का दरवाज़ा हो या फिर धरना हो। PM से बात हुई, चीफ जस्टिस को कॉल्स की गई, CM को ख़त लिखा गया, कई दफ़ा इस्लामाबाद आए, लॉन्ग मार्च हुआ, शहादती हुई, 64,000 FIRs हो चुकी हैं। हर हफ्ते हमारे 20 से 22,000 लोग मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश हो रहे हैं। फिर लीडर हमारा अंदर है, उसकी अहलिया नाहक वो अंदर है, सेकंड टीयरशिप की लीडरशिप कोर्ट लखपत में है, कुछ लोग हमारी मिलिट्री कोर्ट्स में हैं। जितने हमारे रहनुमा सब पे FIRs हो चुके। कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जिस पे कोई FIR ना हो, या कोई ऐसा MPA MNA नहीं है, अहदेदार नहीं है जिस पे FIR ना हो। लेकिन क्या ये वजह भी नहीं हो सकती कि आपकी जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं? नहीं, अंदरूनी इख्तिलाफ तो हर जगह यूनाइट नज़र नहीं आ रहा कि हाँ ये अच्छा, इसको इस तरह मैं अक्सर बयान करता हूँ कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की इस वक्त, सीटों के एतबार से, वोटों के एतबार से, स्ट्रीट पावर के एतबार से। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो उसमें इख्तिलाफात भी होते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि तमाम लोगों का जो है एक ही नुक्ता नज़र पे इत्तेफाक राय होना। हर पार्टी में ग्रुपिंग होती है, नून लीग में है, पीपल्स पार्टी में भी है, लेकिन तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आपको हर कस्बे में, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में, हर सूबे में तहरीक इंसाफ आपको मिलेगी। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो फिर छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन क्या वजह है कि PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मिलकर भी एक मुश्तरका कोई हिकमत अमली नहीं बना सकी, उस पर अमल पैरा नहीं हो सकी? देखिए, मैंने तो आपको पहले कह दिया कि आपके सामने वाला जो कानून को नहीं मान रहा, जो आइन को नहीं मान रहा, जो अदालती फैसलों को नहीं मान रहा,
मतलब ऐसी किसी चीज़ को वो नहीं मान रहा जो कि कानून के करीब से भी गुजरा हो। तो बात इस वक्त वाज़ेह हो चुकी है कि मज़म्मत होगी तो मफामत का रास्ता खुलेगा, और मज़म्मत से ही हम टेबल टॉक पे आ सकते हैं। उसके लिए सड़क गर्म करनी पड़ेगी। आपने देखा कि जब सीएम सुहेल आफरीदी साहब आए तो तहरीक में एक नई रूह आई। आपने मोमेंटम डे का स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन हुई। फिर आपने ये भी देखा कि एक मुलाकात नहीं हो रही सीएम आफरीदी साहब की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा होने के बावजूद। आफरीदी साहब जो हैं वो 11 दफ़ा अडयाला आ चुके हैं, अब इसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर एक हुक्मनामा जब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हमारे पास है मुलाकात के हवाले से, वही हुक्मनामा हम कोर्ट लेके गए कि जी आपका ही हुक्मनामा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, इतनी वीक फुटिंग्स पे आप क्यों, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं इस पे, वो केस नहीं लगाया जा रहा। तो देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि जो अदालतों के दरवाजे हैं वो भी हमने खटखटा दिए। जहाँ पे तहरीक इंसाफ अपने लिए कोई आसानी ढूंढती है, अदालतों के ज़रिए, कानून के ज़रिए, वो रास्ते और दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। और जहाँ पे तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना हो तो वो केस लगाए भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं, फैसला भी होता है और इम्प्लीमेंटेशन भी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान चकजई को अपोजिशन लीडर की नशिस्तें देने से कोई फ़ायदा हुआ सियासी तौर पे? देखिए खान साहब का फैसला था। आज ये दोनों अशखास जो अगर अपोजिशन लीडर हैं, एक सेनेट में और एक कौमी असम्बली में, ये तहरीक इंसाफ की बदौलत ही हुआ है। खान साहब ने नामजद किया, इमरान खान साहब वन मैन आर्मी हैं। तहरीक इंसाफ में फ़ैसले की क़ुव्वत इमरान खान साहब के पास है, वो जो भी फ़ैसला करेंगे तहरीक इंसाफ का हर वर्कर उस पर लबैक कहेगा। आपने देखा कि जब ये नामजद हुए, हमारे MNAs ने इनको वोट दिया, फिर नोटिफिकेशन का मसला था, 5 महीने वो नोटिफिकेशन लटका रहा। आफरीदी साहब की ज़िम्मेदारी जब स्ट्रीट मूवमेंट की लगाई गई और जब उस स्ट्रीट मूवमेंट ने मोमेंटम पकड़ा, प्रेशर बढ़ा, तो उस प्रेशर के नतीजे में ही ये नोटिफिकेशन हुए। दोनों अशखास को अब एक वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, असम्बली के अंदर भी बाहर भी। महंगाई पे बात करनी पड़ेगी, लाकानूनियत पे बात करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है जिसकी ज़िम्मेदारी चकजई साहब के पास है, खान साहब ने ये ज़िम्मेदारी उनको दी है। वो जो भी फ़ैसला करते हैं इसके मुतालिक, मज़म्मत हो या फिर मज़ाकरात हो, वो जो भी फ़ैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। सूबाई वज़ीर शफी जान के साथ हमारा प्रोग्राम जारी है। अभी एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा शफ़ी भाई, जब सुहेल अफरीदी जब से आए हैं वज़ीर आला, तो एक दफ़ा भी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई। इससे पहले जब अली मीन गंडापुर थे तो 12 दफ़ा मुलाकातें होती रही। तो क्या उनकी पॉलिसी बेहतर नहीं थी? देखिए जहाँ तक मुलाकातों की बात है, मैंने शुरू में कह दिया कि 11 दफ़ा वो आ चुके हैं। उसके पास एक हुक्मनामा भी मौजूद है, उस हुक्मनामे की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उस पर ना सुना जा रहा है, ना लगाया जा रहा है। हाँ, हमने वहाँ पे धरना भी दिया। आपको याद होगा कि अफरीदी साहब ने वहाँ सर्द रात में बाहर बैठ के धरना भी दिया। फिर इसके साथ साथ अदालत के दरवाजे भी खटखटाए गए। हर एक चीज़ हमने ट्राई की। हमने PM को कहा कि अब मुलाकात का, तो उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। चीफ़ जस्टिस को कॉल्स की गई, उन्होंने रिसीव नहीं की। CM को ख़त लिखा गया, कोई जवाब नहीं आया। हमने अपनी असम्बली से करारदाद भी पास की, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी धरना दिया, हाई कोर्ट के सामने भी धरना। तो अब क्या करेंगे? ये तो आपने सब कुछ, आप कह रहे हैं ना कि वही मैं आ रहा हूँ। 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस एक पिटीशन साइन की सेहत और मुलाकात के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जमा की गई, लेकिन दोनों जगह पे ना लगाई गई, ना सुनी गई। बात वहीं आ जाती है कि मज़म्मत ही रास्ता है, सड़क गर्म करनी पड़ेगी। मज़म्मत होगी तो रास्ता खुलेगा, मफाहमत की तरफ बातें जाएंगी, टेबल टॉक पे ही बात होगी। तो पिछले मंगल को जो है वो अफरीदी साहब आए थे, वहाँ पे फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। अब कल जो है वो ट्यूसडे है और कल दोबारा इंशाल्लाह अफरीदी साहब आएंगे और वहाँ पे जो हमारा रिएक्शन होगा वो शदीद तरीन होगा। दहशतगर्दी के वाक़यात में फिर से इजाफा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? कौन है दहशतगर्दी के पीछे, आप क्या समझते हैं? देखिए दहशतगर्दी जो खैबर पख्तूनख्वा में है, जब हमारी हुकूमत कायम हुई तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो अमन व अमान की सूरत हाल थी। अली अमीन साहब जब CM थे तब भी, अब अफरीदी साहब है तब भी। पहला चैलेंज जो है और जो प्राइमरी चैलेंज है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, वो अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। तमाम चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और हम जो ओपन अपने जलसों में जो बात करते हैं वही बातें हम अंदर मीटिंग्स में भी करते हैं। और ये अफरीदी साहब की बहुत बड़ी खूबी है। एपेक्स की मीटिंग हो या फिर कोई और मीटिंग हो इस फोरम की, वहाँ भी हम वही कहते हैं जो हम जलसों में कहते हैं,
जो रिज़ल्ट जो अल्टरनेट हम आपको हल बता रहे हैं उसकी तरफ आप जा नहीं रहे। अब बंद कमरों में बैठ के टाई सूट पहन के ईसी के अंदर आप खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स के बारे में जो फ़ैसला करते हैं वो कभी भी सूदमंद साबित नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ के डायनामिक्स आपको पता नहीं है, कभी आप वहाँ पे गई नहीं हैं। फिर फाटा के जो हालात हैं वो भी आपके सामने, वहाँ भी अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। और ये फाटा वो एरिया का है जो कि इंज़माम हुआ 2019 में खैबर पख्तूनख्वा के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिवली तो इन्होंने इंज़माम कर दिया लेकिन फाइनेंशियली इंज़माम नहीं किया। आज भी हम उसका हक मांग रहे हैं। हमसे वादा किया गया था कि 100 अरब हर साल आपको दिए जाएंगे। जब ये इंज़माम हुआ तो 7 साल हो गए, 700 अरब रुपए बनते हैं। अभी तक 132 अरब रुपए हमें मिले और 568 अरब अभी भी हमारे मकरूज़ हैं। अगर ये तमाम चीज़ें हमें टाइम पे मिलती तो वहाँ पे सेहत के मराकज़ होते, तालीमी इदारे होते, इंडस्ट्री लगाते, रोज़गार फराम करते, तो वहाँ पे दहशत गर्दी ना होती। लेकिन एक सोचे समझे साजिश के तहत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है। और फिर जब अफरीदी साहब की हुकूमत आई तो सबसे पहले हमने 31 अरब रुपए का पैकेज दिया CTD के लिए, स्पेशल ब्रांच के लिए, ताकि इनकी कैपेसिटी हम बढ़ाएं और इन जैसे वाक़यात से निपटने की ये भरपूर कोशिश करें। हमारी पुलिस बड़ी कुर्बानी दे रहे, वो फ्रंट लाइन पे लड़ रही है, क्योंकि अगर कोई ये समझता है कि खैबर पख्तूनख्वा में सब होता रहेगा और इसकी तपिश बाकी पाकिस्तान को महसूस नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। अफ़गानिस्तान के साथ जो जारी जंग है उसमें भी हम इस बात के हामी हैं कि बैठ के हल निकाला जाए। ताकत का इस्तेमाल किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर आप ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का रोल प्ले कर सकते हैं, अच्छी बात है, प्ले करना चाहिए, तो फिर आप अपने इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ क्यों बात नहीं कर सकते? पहले भी जब इस किस्म की इश्यूज़ बने तो हमारा वहाँ पे एक जिरगा सिस्टम है, कबायली मशरान है, वो वहाँ पे जाते, वहाँ पे बातचीत करते और चीज़ों को हल कर लेते। लेकिन इस बार ताकत का जो इस्तेमाल हो रहा है इसकी रिएक्शन आएगा। हाँ, एग्रेशन अगर अफ़गानिस्तान करते हैं तो भरपूर जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान की बॉर्डर की हिफाजत करना हमारा कौमी फ़रीज़ा है, पाकिस्तान की एक एक इंच की हम हिफाजत करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो सकते हैं। इस तरह नहीं है कि ताकत का इस्तेमाल ही हर चीज़ का हल है। दहशत गर्दी के लिए पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बिल्कुल अलर्ट है। अभी बनू में एक वाक़या हुआ, फिर एक हंगू में माटर गोला गिरा जो सिविलियन लोगों पे गिरा, कोलेट्रल डैमेज हुआ जिसकी बात हम असम्बलियों में भी करते हैं, जिससे नफ़रतें बढ़ती हैं। 6 लोग वहाँ पे शहीद हुए, 2 उसमें बच्चे थे, 13 अभी ज़ख्मी हैं। फिर लकी मरवत में एक हमला हुआ, उसमें 2 पुलिस हमारे शहीद हुए। आज बाजोड़ में पोलियो की जो टीमें होती हैं जिनके साथ पुलिस होती है उनको टारगेट किया, 2 हमारे एहलकार शहीद हुए। तो वहाँ पे जो पुलिस है उसको टारगेट किया जा रहा है, जो सरकारी अशख़ास है उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उसी अज़म के साथ पुलिस इनके ख़िलाफ़ लड़ रही है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कम्प्लीटली फैसिलिटेट कर रही है। दहशत गर्दी से निपटने के लिए अभी कोई आपकी कोऑर्डिनेशन है फेडरल हुकूमत के साथ, सूबाई हुकूमत की होती है? देखिए, हमने एपेक्स की कमेटी में भी बड़े मुदल्लल अंदाज में अपना मुकदमा उनके सामने रखा और उनको यही समझाया कि जिस पॉलिसी पे आप कारामद है ये सूदमंद कभी साबित नहीं हो सकती। 20-21 साल से आप एक पॉलिसी को अपनाए हुए हैं और वहाँ पे अमन नहीं आ रहा, वहाँ पे दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो रही, दहशत गर्द बढ़ रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि इन लोगों को यहाँ पे रीसेटल किया गया और वो भी सबसे बड़ी वजह है दहशत गर्दी की, क्योंकि उस टाइम शहबाज शरीफ की हुकूमती सिक्योरिटी की एक मीटिंग बुलाई जाती है, पीपल्स पार्टी उस गवर्नमेंट का हिस्सा थी, कैबिनेट का हिस्सा थी। वहाँ पे ये फ़ैसला होता है कि इन लोगों को यहाँ पे रीसेटल किया जाए। जब रीसेटल किया गया तो उनको खुली छूट दी गई। फिर बैड और गुड का कंसेप्ट आया। तो ये जो फेडरल हुकूमत की रियासती पॉलिसी आप इसको कह सकते हैं, उसी पॉलिसी का ये तमाम दहशतगर्दी उसी का नतीजा है। मौलाना इदरीस साहब को शहीद किया गया, उनका पता चल सके कौन थे हमलावर, दहशतगर्द कौन थे? मौलाना इदरीस जो थे वो एक मुमताज़ आलिम दीन थे, पूरे पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए सबसे बड़ा सानिया था, सबसे बड़ा नुकसान था। हज़ारों में उसके तलबा हैं, वो रोज़ हज़ारों तलबा को सबक दर्स देते थे। जितना उसका अफसोस किया जाए कम है। हर आंख अश्कबार थी जब उनकी शहादत हुई। तो उसके लिए कुछ फुटेज हमें मौसूल हुए हैं IG साहब को, ख़ुद उसकी स्टेटमेंट्स भी आई हुई है, दायरा कार जो है उसको बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों की गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं, 7 से 8 लोगों की गिरफ़्तारी भी हुई है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो भी उसमें इन्वॉल्व था उसको कटहरे में ज़रूर लाएंगे हम। शफ़ी जान के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। अभी एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
अच्छा शफ़ी भाई, पीटीआई का जब हम मंशूर सुनते थे तो हमेशा ये सुना कि काबीना मुख्तसर होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इस वक्त आपने भी जो है कुछ दिन कबल भी सूबाई काबीना में इजाफा और आप भी सूबाई वज़ीर बन गए, तो क्या आप समझते हैं कि ये आपके मैनिफेस्टो के साथ, पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ एक बड़ा जो है वो तज़ाद है? देखिए, अफरीदी साहब ने फ़ैसला किया, पॉलिटिकल कमेटी ने उसको इख्तियार दिया कि आप जिसको कैबिनेट का हिस्सा बनाते हैं, कम्प्लीटली इख्तियार उनके पास था। फिर मशवरे भी लीडरशिप से किए गए। देखिए, 30 रुकनी इस वक्त हमारी कैबिनेट है और हमेशा खैबर पख्तूनख्वा में इतने लोगों की ही कैबिनेट रही है, इससे ना ज़्यादा रही है ना कम रही है। फिर आपने ये देखा कि 13 लोगों को शुरू में कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया, 10 वज़रा थे, एक स्पेशल असिस्टेंट था, 2 एडवाइज़र थे। फिर डिपार्टमेंट 17 से 18 डिपार्टमेंट सीएम खैबर पख्तूनख्वा ख़ुद उसको देख रहे थे। फिर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर के अपने भी मसरूफियात होते हैं, फिर पार्टी की तहरीक भी है, लेकिन वो 18 महकमों को टाइम भी दे रहे थे, टाइमली उनकी मीटिंग्स भी करते थे। तो इन लोगों के आने से ये होगा कि डिपार्टमेंट्स इनको मिल जाएंगे तो गवर्नेंस में हमें हेल्प आउट मिलेगी। देखिए, अगर ये कोई इस पे बहस कर रहा है या कोई तनकीद कर रहा है फेडरल हुकूमत की, मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था, तो क्या 50 से ज़्यादा लोगों की कैबिनेट इनकी नहीं है? इनकी तो कैबिनेट ऐसी है कि अगर किसी को किसी की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि आपको सीट मिलेगी और वो हार गया तो उसको भी स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम लगा देते हैं। फिर अगर इनका कोई यार दोस्त है जो इनके साथ अच्छी सलाम दुआ है, उसको भी इन्होंने स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम लगाया हुआ है। तो कफ़ायत शारी का ये जो भाषण हमें देते हैं, उनको 11 अरब का जहाज़ क्यों नज़र नहीं आता? उनको 5 करोड़ का कराची का टूर जो पीएम ने एनर्जी क्राइसिस में किया, वो क्यों नज़र नहीं आता? 37 गाड़ियों का काफ़िला कराची में नज़र नहीं आता। गल्फ़ स्ट्रीम 500 का जो इन्होंने जहाज़ ख़रीदा है, दुनिया में किसी वज़ीर आला के पास ऐसा जहाज़ नहीं है। और फिर पंजाब जैसे मकरूज़ सूबे जो कि 1700 अरब का मकरूज़ है, उसकी सीएम अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पूरे करने के लिए जहाज़ ख़रीदती है। 10 अरब का पीआईए भेजा, 11 अरब का जहाज़ ख़रीदा। फिर वो जहाज़ कभी हनीमून के लिए वियना जाता है, कभी ब्राज़ील की सैर होती है, कभी आजकल बाकू में है। अच्छा शफ़ी भाई, सवाल यही है कि कोई भी सूबाई हुकूमत हो, हैबर की हो, पंजाब की हो, इधर वफाकी हुकूमत हो, जो मैंने इंट्रो में बात की कि इशू ये है कि कफ़ायत शारी के नाम पर सारा बर्डन एक तरफ अवाम के ऊपर गिर रहा है और अवाम के ऊपर तो खैर पेट्रोलियम लेवी लगाकर भी सब कुछ निकाला जा रहा है। लेकिन आप नहीं, वही कह रहा हूँ, आपकी तो सूबाई कबीना है ना, आप तो कम कर सकते थे, यानी जस्टिफिकेशन तो है लेकिन कम तो की जा सकती है। हमें मीडिया से भी बड़ा गिला है कि जब हमारी हुकूमत थी, जब 2 रुपये पेट्रोल महंगा होता था, तो आपके जैसे दोस्त जो है वो माइक पकड़ के बाज़ारों में जाते थे और ज़बरदस्ती लोगों के मुंह में माइक घुसाते थे और पूछते थे कि महंगाई हो रही है। तो मीडिया तो आज भी किरदार अदा कर रहा है। मैंने तो एक नहीं देखा कहीं गया हो। $60 पर बैरल पे ख़रीदे गया पेट्रोल पे इन्होंने 55 रुपये बढ़ाया। पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बड़ा इजाफा कभी नहीं हुआ। फिर इनको 150 का पेट्रोल सस्ता लगता था, 420 का पेट्रोल 150 का महंगा लगता था, 420 का सस्ता लग रहा है। अभी भी आलमी मार्केट में वो कीमतें नहीं हैं जो इमरान खान साहब के दौर में थी। $120 पर बैरल आलमी मार्केट में ये रेट था। अभी 100, 105, 110 के करीब ही होंगी, इससे ज़्यादा नहीं है। और पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो 410 का मिल रहा है। फिर लेवी जो थी, जब हमारी गवर्नमेंट थी, कोरोना का वबा आया, हमने सेल टैक्स ज़ीरो किया, हमने लेवी ज़ीरो की और ये जो रिलीफ था वो पास ऑन किया आवाम को। इन्होंने लेवी को आलमोस्ट डबल कर दिया। ये कह रहे हैं कि जी टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये क्या आपने पेट्रोलियम की मद में टैक्स सारा पैसा कलेक्ट करना है? इनको पता है कि हर बंदे ने पेट्रोल यूज़ करना है, बाइक वाले ने भी करना है, गाड़ी वाले ने भी करना है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। ये अपने नाअहली छुपाने के लिए, अपनी निकम्मी छुपाने के लिए हरकतें कर रहे हैं। देखिए, ये कहते थे कि हमारे पास तजुर्बेकार टीम है। आपको याद होगा फिर एक शख्स जो गवर्नमेंट कायम हुई, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत तो 9 अप्रैल को ख़त्म कर दी गई थी बैरूनी साजिश के तहत अंदरूनी गद्दारों ने। फिर उसके बाद जब फिर गवर्नमेंट कायम हुई तो एक शख्स आया, वो कहता कि स्टॉक मार्केट्स के जो शेयर के प्राइसेस है या जो इंडेक्स है बड़ा पॉजिटिव है। किधर गई वो तजुर्बेकार टीम? के तजुर्बेकार टीम ये थी कि 150 का पेट्रोल 420 का दे रहे हैं, 1200 का आटा 2600 में दे रहे हैं। दालें देख लें, डॉलर रेट देख लें, इकोनॉमिक कंडीशन देख लें, ज़र मुबादला देख लें, एक्सपोर्ट्स देख लें, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर देख लें, कोई एक सेक्टर में हुकूमत ने कोई कामयाबी हासिल की हो तो फैक्टर लेकिन शफी भाई, जब तहरीक इंसाफ की फुल फ्लैज हुकूमत थी उस वक्त भी तो क्या उस्मान बुज़दार तजर्बाकार थे? आप बताएं। देखिए, हमसे गलतियाँ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है और अपनी गलतियों का हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अगर हम गलतियाँ ना करते तो शायद हम इस नहज पे ना होते। आज हमारी पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार है, निशान छीना गया, लोग जेलों में हैं, खान साहब जेल में हैं नाहक। तो गलतियाँ तो हमने की हैं
उस गलतियों का सबक सीखना भी चाहिए, सीख भी रहे हैं और खामियाजा भी भुगत रहे हैं। अच्छा शफी भाई, अभी हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि लास्ट मानसून में बहुत बड़ी तबाही हुई और फिर हमने देखा कि एक वो फैमिली जो इंतज़ार करती रही कि उसकी मदद को आएगा, और उस वक्त सीएम अली में गंडापुर थे, लेकिन हुकूमत आपकी ही थी और फिर वो रेले की नज़र हो गए। तो इस वक्त मानसून आगे आ रहा है, तो मानसून के हवाले से क्या प्रिपरेशन है आपकी गवर्नमेंट की? अफसोसनाक वाक़या था जिस वाक़े का आपने ज़िक्र किया। अभी जो तैयारी है मानसून की, सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने कुछ दिन पहले ही पूरी ब्रीफिंग ली है। सूबाई हुकूमत कम्प्लीटली तैयार है। ऐसे कोई भी हादसे से निपटने के लिए ऐसे कोई भी हालात वहाँ पे बनते हैं। देखें, अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करें तो उधर भी सबसे ज़्यादा काम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने किया है। आपको बिलियन ट्री सुनामी याद होगा, खान साहब का एक विजनरी प्रोजेक्ट था। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा कि वहाँ 2019 में सैटेलाइट से वो पिक्चर ली गई हैं कि 2019 में उस एरिया की क्या हालत थी और अब कैसे सरसब्ज़ और शादाब है। फिर हमारे पास 19% हमारा जो सूबे का जंगलात थी, 19% हिस्से पे जंगलात थी, अभी 26% हो गए हैं और हम कोशिश करें इसको मज़ीद हम बढ़ाएं, हम 33% तक जा सकते हैं। फिर अगर आप दुनिया की बाकी ममालिक देख लें तो वहाँ पे एक अच्छा खासा, जैसे हमारा NFC है उसमें शेयर होता है क्लाइमेट चेंज का, लेकिन हमारे NFC में कोई क्लाइमेट शेयर नहीं है। फिर हमारे पास 50% हम जो पोल्यूशंस हैं उसको हमारे जंगलात जज़ब कर सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो देखिए, खैबर पख्तूनख्वा वाहिद हुकूमत है जिसने जंगलात की कटाई पे पाबंदी लगाई हुई है। फिर ये जो हमारा नॉर्थन एरिया है या जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए हम इकदाम कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा क्लाइमेट पे बड़ा काम कर रहा है और जो खान साहब का विजन था बिलियन ट्री सुनामी का, उसने हमें काफ़ी अच्छा हेल्प शफी भाई, अगर हम स्पेसिफिक उस वीडियो को देखते हैं जिसमें वो फैमिली सैलाबी रेले की नज़र आई, उसमें बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई हेली करीब होता या कोई हेली सर्विस होती, कोई रेस्क्यू रिलीफ का ऐसा अदारा होता जिसके पास हेली होता, तो उन्हें बासानी बचाया जा सकता था। सेकंड, अगर कोई ड्रोन्स ऐसे होते तो जिनसे आप मॉनिटर कर सकें स्पेसिफिक। तो ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मानसून के हवाले से, इसमें ये दो चीज़ें क्या ऐड हैं, हेली एंड ड्रोन्स? हेली जो है, हमारा जो हेली था जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता था, वो तो एक हादसे के नज़र हो गया। वो भी वहाँ पे जब बुनीर का वाक़या हुआ था, उस का इमदादी कार्रवाइयों कर रहा था तो उसमें हादसे का शिकार हुआ। दूसरा हेलीकॉप्टर हमने अभी तक नहीं ख़रीदा। हमारे पास एक ही हेलीकॉप्टर है जिसमें अक्सर आप अफरीदी साहब को या गवर्नर साहब को सफ़र करते हुए देखते हैं, और जब भी हम अपनी पार्टी की कोई एक्टिविटी करते हैं तो बाकायदा हम उसको पे करते हैं, वो हम हुकूमत पे खर्चा या बोझ नहीं तो डालते। ऐसा आप खरीद नहीं सकते? कोई प्लान नहीं है रेस्क्यू रिलीफ के लिए कि एक हेली आवाम के लिए भी खरीदा जाए? बिल्कुल प्लान में है ख़रीदने का, लेकिन अभी जो है कफ़ायत शारी की एक मुहिम चल रही है। जैसे ही हम ये समझेंगे कि ये राइट टाइम है ख़रीदने का तो हम ज़रूर ख़रीदेंगे। हम मरियम सफदर की तरह अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पूरी करने के लिए 11 अरब का जहाज़ नहीं ख़रीदना चाहते। हम अपने अवाम के लिए रिलीफ एक्टिविटी के लिए हेलीकॉप्टर ही ख़रीदेंगे और जब राइट टाइम होगा तो हम ज़रूर ख़रीदेंगे। और अभी जो जिस आपने कहा कि तैयारियां क्या है, तो बिल्कुल तैयारियां हमारी कंप्लीट है। ड्रोन्स पे भी हम इन्वेस्ट कर चुके हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या दरपेश नहीं। 28th अमेंडमेंट जो है एक दफ़ा फिर उसका जिक्र हो रहा है, तो NFC अवार्ड को लेकर आपकी कोई पीपल्स पार्टी से जो है वो कोऑर्डिनेशन हुई हो, या आप समझते हैं कि NFC को रिविजिट होना चाहिए? देखिए, तरमीम की जहाँ तक बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये असम्बली जो है ये लेजिटिमेट नहीं है। इसके पास कोई इख्तियार नहीं है तरमीम करने का। अच्छी हो बुरी हो ये अलग बहस है। 26वीं 27वीं तरमीम तो हुई ना, क्या हुआ उस तरमीम में? डंडे के ज़ोर पे हुई, दोनों जमातों को डंडे के ज़ोर पे इकट्ठा किया गया। पीपल्स पार्टी के पास अलग ड्राफ्ट था, नून के पास अलग ड्राफ्ट था, जो मंजूर हुआ वो अलग ड्राफ्ट था। इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो ड्राफ्ट ही पढ़ लेते या उस ड्राफ्ट में ज़ेर ज़बर फुल स्टॉप कॉमिक के चेंज का इख्तियार इनके पास नहीं है। 17 सीटों पे ये बराजमान है। जब आप भर्ती होते हैं, जब आपको कोई बैठाता है तो फिर आपने फ़ैसले भी उनकी ही मर्ज़ी के करने होते हैं। 26वीं 27वीं तरमीम में सिविलियन सुप्रीमेसी का गला घोंटा गया, जमहूरियत से पार्लियामेंट से ताकत ली गई, इस्तिस्ना दिया गया लोगों को। क्या इस्लामी तारीख़ में या किसी जमहूरी मुल्क में ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि आपको इस्तिस्ना है, आप चोरी करें, डाका डालें, कत्ल करें, आपसे कोई नहीं पूछेगा? हमने तो ऐसी ऐसी मिसालें देख ली हैं। अब जहाँ तक 28वीं तरमीम की बात है, तो 28वीं तरमीम के तो हम स्टार्ट से ही ख़िलाफ़ हैं। 26वीं की भी थे, 27वीं की भी थे, 28वीं की भी हैं। हमने पीपल्स पार्टी से एक मुलाकात की है क्योंकि उसमें जो बातें या क्यास आराइयाँ हो रही हैं, अब ये कमाल की बात यह है कि नून लीग की हुकूमत है, आप किसी नून लीग के नुमाइंदे से पूछ लें बेशक,
उसको ये नहीं पता कि 28वीं तरमीम में क्या है, लेकिन हाँ पास हम ज़रूर करेंगे। एक अजीब ही कोई ड्रामा लगा हुआ है, इनका इतना इख्तियार नहीं है कि ये पूछ सके कि है क्या इसमें। शायद इनको पेपर पकड़ाया जाएगा, सुबह या लाइन में खड़े होंगे और टप्पे लगाएंगे। पीपल्स पार्टी ने उस पर एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है, क्योंकि उसमें कराची की बात हो रही है कि वो फेडरल टेरिटरी को दे दी जाएगी, गवादर की बात है, फाटा की वापसी की बात हो रही है, फिर NFC की रिविज़िट की बात है, हेल्थ और एजुकेशन को वापस लेने की बात हो रही है। ये कंफर्म कुछ भी नहीं है, कियास आराइयाँ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पे तो हमें काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने पीपल्स पार्टी से मुलाकात की, वो भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। अगर वो इस पे उसूली स्टैंड लेते हैं तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल उसके साथ खड़ी होगी। इस मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, इस मौजूदा हुकूमत की गई गैर कानूनी आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो भी होगा तहरीक इंसाफ उसके लेकिन साथ खड़ी पीपल्स होगी। पार्टी भी तो हुकूमत का हिस्सा है। देखिए, अगर देर आए दुरुस्त आए, 26वीं 27वीं में उनके साथ थे, अगर 28वां नहीं करना चाहते तो हम उनका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया शफ़ी। आज हमारे साथ मौजूद थे सूबाई वज़ीर शफ़ी जान साहब, और हमने कोशिश की कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नेंस है इसको लेकर इनसे डिस्कस किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट जो पब्लिक डेवलपमेंट्स है वही मैटर करती है। एंड बिलखुसूस दहशतगर्दी के वाक़यात जिस तरह से बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दी कैसे रुक सकती है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, और हमने लास्ट ईयर देखा कि मानसून के दौरान जब क्लाउड बर्स्ट हुए तो कितनी बड़ी तबाही हुई। इसको बचाने के लिए क्या इक़दामात सूबाई हुकूमत कर रही है, वो भी शफ़ी ने तफसील के साथ बताया। नेक्स्ट प्रोग्राम एक नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बोल्ड वीकेंड स्पेशल विद ज़ुहैब मंशा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।